जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीसी दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए वॉल्यूम 2 जो डेली वाइज पे हम लोग सेट प्रैक्टिस करते हैं। सुबह और शाम एक एक सेट प्रैक्टिस रहती है, मतलब एक दिन में 2 सेट प्रैक्टिस रहती है। अभी जो करने वाले हैं दोस्तों वो कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए। यदि डेली वाइज पे लगाते हैं तो टेस्ट सीरीज नंबर 7 है। इसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें अपना स्कोर क्या रहता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। देखिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज फॉर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम सेट नंबर 7 है हम लोग का। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या गणित से हम लोग के पास। चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा भूषण का मासिक आय, मतलब एक महीना की जो है उसकी आय कितनी है 45,000 है, तथा उसका मासिक खर्च जो है 33,000 है। ठीक है, अब देखिए ये 45,000 कमाता है और 33,000 ये खर्च कर देता है। कितना बचा है दोस्तों, तो आप बताओगे 12,000 बचा है। ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि उसकी मासिक आय 22% बढ़ जाती है। जो 45,000 है ना, अब 22% और बढ़ जाती है इसमें। ठीक है, जबकि उसके मासिक खर्च में 11% की वृद्धि होती है। जब ये आय बढ़ जाता है, सपोज कर लिए कि 50,000 हो जाता है तो ये 40,000 हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी नई मासिक बचत बताना है कि हमें क्या है जाए। जैसे कि 12,000 बचा रहा है ना, अब तो कुछ ज्यादा बचेगा या कम बचेगा सो बताना है हम लोग को। ठीक है, तो आइए हम लोग बना के देखते हैं। यहाँ पहले 45,000 का 22% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 45,000 है दोस्तों। 45,000 का 22% आप निकालोगे 22%, ये हो जाएगा आपके पास 54,900 होंगे। ठीक है, 54,900 आ जाएंगे। और खर्च कितना करता है तो आप बताएंगे 33,000। 33,000 का कितना 11% इंक्रीज कर रहा है, तो 11% इसका निकाल दो, कितना हो जाएगा तो आप बता देंगे 36,630 रुपया। ठीक है, अब बचत कर रहा था वो 12,000, तो 12,000 जब बचत कर रहा था तो अब कितना बचत करेगा। देखिए खुद 54,000 अब कमाता है, 36,000 खत्म कर दिया, तो 54 में से 36 घटा दीजिए, कितना बन जाएगा तो अब घटा दोगे इसमें से तो 18,270 रुपया जो है उसकी क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, बचत ही तो निकालनी है 18,270। ऑप्शन नंबर कौन सी दिख रही है, राइट आंसर ऑप्शन डी दिख रहा होगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात दे रखा है 4 और 7 है। वस्तु के अंकित मूल्य पे 20% की छूट देने के बाद दुकानदार जो है 80 रुपए का लाभ अर्जित करता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो आइए हम लोग वस्तु का क्रय मूल्य निकाल के देखते हैं क्या होगा। मान लेते हैं यहाँ पे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमारा कितना है, यहीं पे जस्ट दे रखा है 4 और 7 का रेशियो में। तो क्या हम इसे 400 और 700 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं हमें हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमने 4 है तो 400 हमने ले लिया। ओके, कोई इससे दिक्कत नहीं। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारा 7 है तो इसमें भी 00 मैंने ले लिया, अपने से ले रखा है। ओके दोस्तों, अब देखिए कह रहा है क्या, वस्तु का विक्रय मूल्य जो है कितना है 700, 700x, इस पे जो है 80% का ये होता है। ठीक है, तो 80% अब निकाल दोगे, कितना हो जाएगा 7 8 56, यानी 560x निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए लाभ जो आ रहा है आपका वो लाभ कितना है, तो आप बताओगे लाभ जो है 80 रुपया दे रखा है इसमें। ठीक है, तब आप करोगे लाभ कि आपकी आपकी जो क्रय मूल्य है 400 है और विक्रय मूल्य अभी निकाला है 560, दोनों का यहाँ पे माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा, तो आप बताएंगे 160 रुपया। 160 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 160x जो होगा ये 80 के बराबर, क्योंकि ये भी लाभ ही है। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाइए तो लाभ ही आएगा। तो 160 बराबर 80, यानी इसको काट सकते हैं 2 टाइम्स में, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। 1/2 आ गई, हमें निकालनी है क्या है तो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य से यहाँ पे गुणा कर दो तो 4 काटोगे तो 200 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू 200। तो हमने क्या लिया था यहाँ पे, x की वैल्यू जब 200 आ गई तो आंसर हमारा क्या बन गया, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य जो था वो कितना था 200 रुपया था। अब देखिए दिए गए व्यंजन को हमें सरल करना है, बहुत ही सिंपल है। साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 58 डिग्री अपॉन में है कॉस स्क्वायर 32 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 58 डिग्री प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस कॉस 53 डिग्री इंटू साइन 37 डिग्री बनाना है। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। अब सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, साइन थीटा होता है। बस यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल क्या होता है 1 होता है। बस इसी सब का यूज करके आपको बनाना है, बहुत ही ईजी, आप बना लोगे इसे। देखिए जैसे आप यहाँ पे चेंज करेंगे दोस्तों, जैसे साइन 32 है, ठीक है,
साइन 32 को हम रहने देते, ठीक है। साइन 32 का 32 है, यहाँ पे साइन 58 है, साइन 58 तो हम ये लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 32, साइन 90 माइनस 32 होगा, यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस 32 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे यहाँ पे कॉस 32, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा साइन 32, ठीक है। कॉस और साइन यहाँ पे निकल कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर यहाँ पे निकल दोनों 32 ही है, तो कितना हो जाएगा 1 होगा आपका, ठीक है। और नीचे में भी हम कर लेंगे, इस cos 32 है तो इसे भी हम लोग क्या कर लेंगे कि साइन 32 कर लेंगे, cos 90 माइनस 58 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 32 आ जाएगा साइन, तो साइन और cos ये भी 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा इसका वैल्यू ही 1 हो जाएगा टोटल का, इसका इस टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। अब देखिएगा इसका वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, ये जो हमारे पास है साइन स्क्वायर 53 डिग्री और प्लस में है यहाँ पे कॉस 53 और साइन 37, तो इसको आप क्या कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये 53 है, इसे हम लोग कॉस में चेंज कर लेते हैं साइन वाले को, ठीक है। साइन वाले को कॉस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 53 हो जाएगा, कॉस 53 और इंटू कॉस 53, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 53 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे साइन 53 है, ठीक है, तो इसे साइन 53 रखिए स्क्वायर में। अब देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये भी 1 हो जाएगा, और ये पहले से 1 है ही, तो 1 और 1 कितने होंगे, तो 2 हो गए, यानी आंसर क्या बन जाएगा बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए अब ये भी सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें आपको सबसे पहले का जो लिखा है गया उसका वर्क करना होगा, का के बाद डिवीजन का, तो इसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। 64 को फिर यहाँ पे डिवाइड करना होगा, तो ये दोनों से दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी एक बच जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ पे आप इसे डिवाइड करना होगा, यहाँ पे 7 लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि ये डिवीजन में है तो ये 7 जो होगा आपका ये डिवीजन में आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 में 2 से मल्टीपल करेंगे 2 ही रह जाएगा। फिर यहाँ पे भी का है तो इसे 20 लिखेंगे, 20 को यहाँ पे जो 20 आएगा हमारा ये डिवीजन में आ जाएगा, 20 को तो 4 टाइम में कटेगा, फिर यहाँ पे ये 3 डिवीजन में आ जाएगा, 3 से 3 कटेगा यानी 3 आ जाएगा, तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे आप, तो आंसर कितने आ जाएंगे आपके पास, ये काटिएगा तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा 2 सही 2/3 आंसर करेक्ट आ जाएंगे, है ना। यहाँ ये 3 तो रहेगा ही रहेगा दोस्तों, इसे 8 और 8 से इसे 64 से डिवीजन कर देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 बच जाएगा ना, और यहाँ पे ये क्योंकि आप खुद देखिए ये हमारे पास गुना है, ये 64 हुआ, 64 को 8 से करोगे तो ये तो पूरे कट जाएंगे, तो एक बचा, और यहाँ पे आप आओगे तो ये 7 डिवीजन, ये 7 से 7 कटा यानी 2 बच गया, तो इधर कितना बच गया आप खुद देखिए 3 और प्लस 1 और प्लस 2, ऊपर में अभी इतना ही बचा है, यानी कितने हो जाएंगे 5 और 6 हो जाएंगे, अपॉन में हमारा 6 बचा, नीचे में देख लीजिए बना ही देते हैं इसे भी, तो इसे आप मल्टीपल करोगे तो 20 आ जाएगा, 20 को आप क्या करोगे यहाँ पे डिवीजन करोगे तो क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, आएगा 1/4, और प्लस में क्या रह जाएगा, तो इसे भी आप डिवाइड में लाओगे 3 से, इसे 3 से 3 काटो यानी कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप क्रॉस मल्टीपल करोगे तो कितना 8 और 1 9, यानी कितना हो जाएगा 6 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, तो इसे काट सकते हैं 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यानी कितने हो जाएंगे 8/3, 8/3 को हम लोग लिख सकते हैं 2 सही 2/3 लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि 26.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को जो है पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है, इसके बाद वह विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें बताना है कि क्या हो जाएगी। तो देखिए रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की कुल लंबाई जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएंगी, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 26 और 0.5 ये किलोमीटर प्रति घंटा है, गुणने कर देंगे 5/18 से, क्योंकि सभी मीटर में देख रहे हैं ना तो हम मीटर पर सेकंड में कर देंगे इसे, और इंटू 18 होगा, 18 सेकंड दे रखा है, तो आप देखेंगे स्पीड इंटू टाइम कर देंगे, यहाँ पे 18 से 18 कैंसिल हुआ, ये 0 हटाइए, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 5 से काटिए 2 टाइम्स में कटेगा, अब तो इसे आप डिवाइड ही कर सकते हैं, तो इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा पास 132.5 मीटर आ गया, ये क्या आ गया, तो रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की कुल लंबाई आ गया, कितना आ गया, तो 132.5 मीटर आ गया। अब हम निकालेंगे रेलगाड़ी की लंबाई, तो सापेक्ष चाल गुने समय, सापेक्ष चाल कितना है दोस्तों, तो सापेक्ष चाल बताइएगा आप, ये तो है 26.5 है ही, और प्लस इसमें कितना हो रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और जुड़ रहा है, तो ये सापेक्ष हमारा क्या हो गया चाल, और गुने समय कितने हो गए, पहले 5/18 से इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए, हमारा समय कितना है 12 सेकंड, 12 से गुना कर दीजिए, अब काट के देखिए ये कितने हो जाएंगे, इसे काटिएगा आप तो आपके पास आ जाएंगे 105 आ जाएंगे, 105 मीटर आ जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई निकल गई। अब हम प्लेटफॉर्म की जब लंबाई निकालेंगे तो हमने पूरे रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाला था, कितना था 132,
132.5 था, बस 132.5 में से आप रेलगाड़ी के घटा दो तो प्लेटफॉर्म की निकल जाएगी, 105 घटा दोगे तो कितनी आ जाएगी, 27.5 मीटर आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए बन जाएगा आपका। अगला देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, पहली महिला जो है न्यायाधीश कौन थी ये बताना है ना, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, तो आंसर क्या बताइएगा, आंसर बताएंगे एम फातिमा बीबी थी। आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर डी एम फातिमा बीबी जो है यह थी 1989, कब दोस्तों 1989 में नियुक्त जस्टिस एम फातिमा बीबी उच्च न्यायालय की बनी, उच्च न्यायालय में बनी थी, उच्चतम न्यायालय की बनी। और दूसरी उच्चतम न्यायालय की जो है न्यायाधीश न्यायमूर्ति जो है सुजाता वी मनोहर थी, और सुजाता वी मनोहर उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश वह कब बनी थी, तो 1994 में 1994 में बनाई गई थी। तीसरी महिला न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय की कौन थी, रूमा पाल, कौन थी, तो रूमा पाल, रूमा पाल थी। और यह जो तीसरी बार रूमा पाल बनी थी, यह 2001 रूमा पाल बनी थी, और 2011 में रंजन देसाई और 2014 में जस्टिस आर भानुमति को जो है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया था। सुधा मिश्र, इंदिरा बनर्जी, इंदु मल्होत्रा भी उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनने में सफल पाई हैं। वर्ष 2021 में 9 न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था, जिसमें 3 महिलाएं थी, और जस्टिस वी जो नागरत्न, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बेला त्रिवेदी हैं। और वी रत्ना जो है वी रत्ना ये 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हो सकती हैं। क्या नाम है इनका दोस्तों, वी नागरत्ना ये कब हो सकती हैं, तो 2027 में ये महिला बन सकती है मुख्य न्यायाधीश, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती है भारत की। अगला देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित है, तो आइए देख लेते हैं कौन सा विकल्प इसमें सम्मिलित है। आप देखिएगा, कह रहा है कि भाग 3 में मौलिक कर्तव्य है क्या, भाग 3 में मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल नहीं। मौलिक अधिकार है भाग 3 के जो है राजनीति नहीं, बिल्कुल गलत है। 3 में नागरिकता नहीं है, 3 में मूल अधिकार है, ये बात बिल्कुल सही है। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा आपका। मूल अधिकार किसमें है दोस्तों, तो यह है भाग 3 में दिया गया है। इसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु वर्तमान में कितने हैं, 6 है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, आपको पता है। और यह जो है संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व आता है। नीति निर्देशक तत्व जो होता है वो किस में आता है, भाग 4 में आता है दोस्तों, ठीक है। और भाग 5 में क्या आता है, तो कार्यपालिका का वर्णन किया गया। भाग 2 में तो आपको पता है नागरिकता का वर्णन है। भाग 1 में क्या है, तो संघ एवं संघ जो भारत जो है राज्य, ये संघ राज्यों का क्षेत्र है भारत। अगला देखिए, किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तो आप बताएंगे तापमान पर निर्भर करती है। आंसर ये बताइएगा, यदि वृत्ताकार गति करते किसी पिंड की चाल एवं त्रिज्या दोनों को दुगुना कर दे तो अभिकेंद्रीय त्वरण का परिमाण जो है वो क्या होगा, आपको बताना है। क्या हो जाएगा बताइए, तो आप बता देंगे इसका परिणाम जो होगा दोगुना हो जाएगा। आंसर सी बताइएगा, क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। देखिए अगला, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है, कौन वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है, तो आप बताएंगे कि किया गया कार्य बटा धारा इंटू समय। आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। V इक्वल क्या होता है, आर आई होता है, ये तो आपको पता ही है दोस्तों। आर इक्वल क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आई, मतलब वोल्ट बटा एम्पियर। और पावर बराबर आपको पता है विद्युत ऊर्जा बटा समय होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, तो कह रहा है क्या कि रेडियो का कार्य करने का सिद्धांत आधारित है, किस पे आधारित है बताइए, तो बता देंगे विद्युत चुम्बकीय अनुनाद पर आधारित है यह। आंसर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कमजोर चुंबक है, कमजोर चुंबक कौन है इसमें, तो आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर प्रति चुंबकीय पदार्थ है। करेक्ट आंसर बी बनेगा, प्रति चुंबकीय पदार्थ यहाँ पे क्या है, कमजोर चुंबक है। कह रहा है कि किसी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को कवर करने वाले किसी पिंड की कुल ऊर्जा परिवर्तन पूरी तरह से संभावित ऊर्जा परिवर्तन से ही होता है जब डैश हो, जब क्या हो, तो जब यह धीरे धीरे चलता हो। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर है जब धीरे धीरे चलता हो। निम्नलिखित में से कौन सा विक्षेपण मतलब डिस्पर्सन का कारण है, कौन है डिस्पर्सन का कारण, तो आंसर बताइएगा अपवर्तन जो है यह डिस्पर्सन का कारण है। आंसर ये बनेगा। निम्नलिखित में से किस चर का जो है SHM
में चरम स्थिति पर शून्यमान है। किसमें हम बताइएगा? आंसर बताएंगे वेग में। आंसर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से दिए गए श्रृंखला को लुप्त संख्या का चयन हमें करना है। तो आइए कर लेते हैं यहाँ पे 75, 77, 81, 89 और 105। तो आगे क्या आने वाली है? देखिए क्या आने वाला है आगे, तो अब देखेंगे इसमें कितना इंक्रीज किया 2, इसमें कितना 4, इसमें कितना 8, इसमें कितने, तो अब बोलेंगे 16। तो आगे कितना करेगा 32, तो इसमें 32 ऐड कर दिए यानी कितना हो जाएगा 37। करेक्ट आंसर सी बन जाएगा आपका। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, तो इसको कैसे लिखेंगे? अब देखिए ई को तो ई लिखा गया है, लेकिन इसे एल लिख दिया है ए को, ठीक है दोस्तों। और टी को क्या लिखा गया है? तो टी को आप बताएंगे जी लिखा गया है। अब देखिए ये कैसे लिखा गया है, क्या इसका अपोजिट वर्ड है या नहीं है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो देखेंगे इसमें क्या करा गया है दोस्तों, ये 3 वर्ड लिया गया है, ठीक। यहाँ पे 3 वर्ड आपको लेना है और ये ई से सबसे लास्ट में जाना है। कितने? तो आप बताएंगे 2 डिक्रीज हुआ, यहाँ से 2 डिक्रीज करिए, यहाँ से 2 डिक्रीज करिए, 20 से देख रहे हैं ना 18 हुआ। अब देखेंगे यहाँ से जी से आपको फिर यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, डिक्रीज करना है। आई से फिर जी के पास जाना है, 9 से 2 कम हुआ, 14 से 2 कम हुआ 12, 7 से 2 कम हुआ 5। तो सब यहीं पे आपको करना है। इससे लास्ट वाला सी है, यानी क्या आना चाहिए, सी से 2 कम ए आना चाहिए। ए कौन सा स्टार्ट है लास्ट में ए होना चाहिए, ना ही इसमें है ना इसमें ना इसमें, यानी ऑप्शन नंबर बस एक ही दिख रहा है और वो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। कह रहा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए करिश्मा ने कहा कि वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का पिता है। तो उस आदमी का करिश्मा से क्या संबंध है? उस आदमी से करिश्मा का संबंध बताइए। करिश्मा ने कहा कि वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का पति है। तो उस आदमी से करिश्मा का संबंध क्या है? क्या संबंध निकला दोस्तों? तो आप आंसर बता देंगे, यह पति है उनके। करेक्ट आंसर ये बताइएगा। देखिए कथन और निष्कर्ष बताइएगा दोस्तों। कथन निष्कर्ष कह रहे हैं कोई भूमि जल नहीं है, कोई भी भूमि जो है क्या है, तो जल नहीं है। यहाँ पे भूमि बना देते हैं और जल नहीं है, ठीक है, जल अलग कर दीजिए, जल नहीं। दूसरा कह रहा है कोई जल वायु नहीं है, ठीक है, यहाँ पे वायु बना दीजिए, वायु नहीं। अगला कह रहा है कोई वायु वन नहीं है, ठीक है, वन यहाँ पे लिख ले। अब देखिए कह रहा है कोई भूमि वन नहीं है, कोई भी भूमि जो है वन नहीं है। बात तो यहाँ पे सही कहा गया है ना, बिल्कुल गलत कहा है, कोई भी भूमि वन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। कुछ वायु जल है, कुछ वायु जल है, ये भी बात गलत है, सभी अलग अलग है। तो ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका। देखिए अगला, दिए गए विकल्प में आपको किन्हीं 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा और बदल के समीकरण को सही करना होगा। तो वो कौन सा है? आप देखेंगे कि यहाँ पे प्लस की जगह पे आपको मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस रखना होगा, बस आपके इक्वेशन के आंसर आएंगे, यानी करेक्ट आंसर आपके सी होंगे। इसे चेंज करिएगा, आपके आंसर आपके सामने, और इसे बनाइए आप लोग, ठीक है। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है ये सिंप्लीफिकेशन। पहले हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर वाले को वर्क करेंगे, ठीक है, फिर आएंगे यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट का फिर यूज करेंगे, तब जाके ये बिग ब्रैकेट का यूज होगा। ओके दोस्तों, चलिए पहले स्मॉल ब्रैकेट में आप करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा 7। 5 से काटो 5 टाइम्स में, यानी क्या होगा 5/7 आ जाएगा, माइनस में होगा। अब देखिएगा ये आपका प्लस में है दोस्तों, तो इसे आप एलसीएम ले लेंगे 14, ये 2 टाइम्स में यानी 6 हो जाएगा, प्लस में ये 4 रहेगा, यानी कितना हो जाएगा 10/14 हो जाएगा। इसे काट सकते हैं 5/7। देखेंगे यहाँ 5/7 5/7 प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, यानी ये कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया, ठीक है दोस्तों, क्योंकि प्लस और माइनस कट गया तो 0 आ गया। अब इसको तो भूल ही जाइए, इधर कुछ था भी क्या, क्योंकि ये 0 आ चुका है, ये हमने पूरे काट दिया। अब देखिए इसमें आते हैं 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 आ गया, और इंटू 8 करेंगे तो 8 ही रह जाएगा, 8 और 6 करेंगे तो 14 आ गया, ठीक है। और इंटू करना है आपको 3/7 से, 7 से काटिए 2 टाइम्स में, यानी 3 2 जा 6, 6 और 1 करेंगे तो 7। करेक्ट आंसर क्या बताएगा, राइट आंसर डी। देखिए कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2800 का एक सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है तब। तो आइए इसे हम लोग अर्धवार्षिक ब्याज पे हम लोग काउंट करते हैं। रेट हमारे पास कितना है 10%, ठीक है, रेट हमारा है 10%। और ये यदि ये वार्षिक है, ईयरली है, ठीक है, यदि हाफ ईयरली हो दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये रेट मेरा जो हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 5% हो जाएगा। हाफ ईयरली होगा तो 5% होगा। टाइम टाइम जो है हमारे पास कितना है, एक सही
1/2 यानी कितना है 3/2। तो हमारा टाइम इधर कितना हो जाएगा हाफ ईयरली में, तो आप बता दोगे 3/2 और गुने 2, ये काट दोगे तो यानी 3 साल हो जाएगा इधर, और ये 3/2 होगा। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज। CI निकालोगे आप, तो CI निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 3 साल के लिए पहले आप निकाल दोगे, तो 3 साल के लिए ये निकाल लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमें निकालना है किसका, हाफ ईयरली का ही निकालना है। तो 2800 इंटू आपके पास हो जाएंगे रेट कितने हैं 5, 5 से काटोगे तो 20, 20 और 1 21, 21 बट्टे सीधे 20 लिख दिया है। 3 है तो 3 साल लिख दीजिए, माइनस में 1 कर दीजिए ताकि सीधे CI हम निकाल देंगे यहाँ से। चलिए इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके पास 2800 और ये 21 और 22 का होल क्यूब करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे, 21 का होता है 9261 और 20 का तो आपको पता ही है दोस्तों 8000 होता है। ठीक है, 8000 इसमें से घटा लीजिए क्योंकि एलसीएम ले रहे हैं हम लोग, तो 8000 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1261, यहाँ पे लिखिए। तो आपके पास हो जाएगा 2800 और गुने 1261 अपॉन में 8000 होगा, बस काटिए 2 जीरो से 2 जीरो, और भी कटने वाला है तो काटिए इसे। तो आपके पास टोटल आ जाएंगे CI जो है 441.35। देखिए 441.35 कौन से ऑप्शन नंबर, तो राइट आंसर आपके ए मिल रहे होंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। देखिए अगला यहाँ पे नंबर दे रखा है, इसका हमें माध्य निकालना है। माध्य निकाल सकते हैं यहाँ पे सभी नंबर को ऐड करके, जितने भी नंबर होंगे उसे डिवाइड कर देंगे। नंबर काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बस 11 से डिवाइड कर देंगे सभी को ऐड करके आपके आंसर। तो सभी को ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएंगे 517। 517 से आप 11 से डिवाइड कर दीजिए 4 टाइम्स में, तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये 7 टाइम यानी 47, आंसर सी बन जाएगा आपका। देखिए कह रहा है कि 7 की पावर 6 प्लस 5 को 6 से विभाज्य किए जाने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा ये बतानी है। तो आप खुद देखो 7 के पावर 6, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 6 प्लस 1 के पावर 6 लिख सकते हैं, और प्लस 5 तो है रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से 6 प्लस 1 के पावर 6 जो दिया था, और अपॉन में हम यहाँ पे डिवीजन 6 कर दे, क्योंकि 6 से ही डिवाइड करना ही से पूरे। तो आप खुद देखिए कि यहाँ पे हमारे जब 6 से हम डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल होगा, ये 1 के पावर 6 बच गया, तो 1 के पावर 6 और प्लस 5 यानी कितना हो जाएगा, तो आप बता देंगे 6। 6 को यदि आप 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा शेषफल 0 आएगा, यानी आंसर क्या बनेगा राइट आंसर 0। कह रहा है एक परीक्षा में 80% छात्र जो है भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% छात्र दोनों ही विषय में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 325 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी, ये हमें बतानी है। तो आइए यहाँ पे हम लोग वेन डायग्राम से समझ लेंगे दोस्तों कौन कितना भाग लिया है। देखिए कह रहा है कि हम मान लेते हैं परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितना है 100% है, टोटल वो हमने 100 माना। दोनों विषय में अनुत्तीर्ण मतलब फेल होने वाले कितने हैं, तो ये फेल वाले आप 15%, ठीक, और उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं, पास होने वाले। तो पास होने वाले दोस्तों आप सीधे बता देंगे कि 100 में से 15 घटा दीजिए यानी 85%, ठीक, फेल 15 तो 85 बच गए पास वाले। अब देखिए यहाँ पे वेन डायग्राम हम बनाएंगे दोस्तों, ये जो होगा हमारा फिजिक्स का होगा, ठीक है, ये फिजिक्स का, फिजिक्स में जो हो, और यहाँ पे एक है रसायन, ये है केमिस्ट्री का, ठीक है। अब देखिए केमिस्ट्री में जो ला रहा है, ये हम सपोज कर लेते दोनों, हमें नहीं पता कितना परसेंट ला रहा है, ये 80 में से x घटा दो, और ये कितना कर दो दोस्तों, तो 70 में से x घटा दो, ठीक है। कुल कितना हो जाएगा, टोटल का ऐड होना चाहिए 85 होना चाहिए, क्योंकि यही तो पास कर रहे हैं ना, तो 85%, बस इसको इक्वल कर दें, तो आइए इसको इक्वल कर देते हैं हम, कितना हो जाएगा आपके पास 80 माइनस एक्स परसेंट, ठीक है, प्लस x परसेंट, प्लस हो जाएगा 70 माइनस एक्स परसेंट इक्वल कितना हो जाएगा 85%, ठीक। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 150, और माइनस हो जाएगा 85, कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 65%। तो दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 65%, कहने का मतलब है कि आपके पास आ जाएंगे 325, दिया है, इसमें दिया है 325, 65%, तो आप निकाल लोगे 100% बराबर कितने होंगे, तो 65 अपॉन 100, इसे काटिएगा तो आपके पास आ जाएंगे 500, यानी आंसर क्या बन जाएंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएंगे 500। देखिए कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी देश
ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। ब्रिक्स में कितने देश हैं दोस्तों? तो ब्रिक्स में जितने यहाँ पे लेटर है उतने देश भी हैं इसमें, है ना। तो आइए देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका है दोस्तों, ब्राजील भी है, भारत भी है, श्रीलंका नहीं है। आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और 2009 में भारत, रूस, ब्राजील और चीन ने एक नई आर्थिक संगठन ये ब्रिक बनाया था, ठीक है। और इसमें एस जुटकर, साउथ अफ्रीका जुटकर दोस्तों ब्रिक्स बन गया। 2010 में जो है ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका शामिल हो जाने के बाद ब्रिक्स बन गया ब्रिक के बाद। और 2024 में ईरान, मिस्र, इथोपिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स संगठन में शामिल हुए हैं। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो हुआ है 16वां हुआ है। कहाँ पे हुआ है दोस्तों? कजान में हुआ है, आपको पता है। कजान कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? तो यह रूस में पड़ता है दोस्तों, रूस में हुआ है। और इसकी अध्यक्षता कौन किए हैं कजान में? तो व्लादिमीर पुतिन करे हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए कौन थे? तो आंसर बता देंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आंसर डी बताइएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक की अध्यक्षता में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था अस्थायी। और 11 दिसंबर जस्ट 2 दिन बाद 1946 को संविधान सभा के उनको निर्विरोध अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और 22 जनवरी 1946 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि वस्तु अनंत पर है, ठीक है, यदि वस्तु इनफाइनाइट है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? कहाँ पे बनेगा दोस्तों? अनंत पे है। तो देखिए, यदि आप सपोज कर लो उत्तल दर्पण है, ठीक है, ये इनफाइनाइट से हमारा रे आ रहा है ना, तो ये रे कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी? तो यह जो है कन्वर्ट होगी फोकस पे आपके, ठीक है। कहाँ पे कन्वर्ट होगी दोस्तों? यह हो जाएगी फोकस पे, यानी कहाँ पे बनेगी? तो एफ पर बनेगी। एफ पर बिंदु आकार की बनेगी और वास्तविक पर उल्टा बनेगी। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर दोस्तों राइट आंसर बी बन जाएगी, ठीक है। अनंत से आएगी तो फोकस पे ही बनेगी, चाहे कोई भी लेंस हो या फिर दर्पण हो आपके, ठीक है। अगला देखिएगा, कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? प्रतिरोध का एसआई मात्रक बता दीजिए क्या होगा? तो आंसर बता देंगे ओम होगा। राइट आंसर सी होगा, ओम होगा। देखिए अगला, कह रहा है ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? बता दीजिए आंसर क्या बनाएगा? तो आंसर बोलेंगे आप, यह किए थे जोहान्स केपलर ने। करेक्ट आंसर बी बनेगा, जोहान्स केपलर। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक लवण है, क्योंकि यह लवण है, यह किसका लवण है? तो यह कमजोर अम्ल और प्रबल क्षार का है ना। आंसर सी बताइएगा, कमजोर अम्ल और प्रबल क्षार का जो है सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक अम्ल है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइएगा? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो आंसर बताएंगे, टमाटर में इसमें अम्ल पाया जाता है, इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। आंसर बी बनेगा, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। और सिरका में जो है एसिटिक एसिड पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। सेब में मौलिक एसिड होता है, इमली और अंगूर में टार्टिक एसिड होता है, दूध में लैक्टिक एसिड होता है, नींबू में साइट्रिक एसिड होता है। देखिएगा, पीएच पेपर पर जो है तरल नमूने की एक बूंद जो है डाली जाती है। यह देखा गया कि पीएच पेपर का रंग नीला हो जाता है। तो यह तरल नमूना किस चीज का है बताइएगा? तो यह तरल नमूना जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल है। करेक्ट आंसर सी बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का यह घोल है। सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच वैल्यू कितना होता है दोस्तों? यह बेस होता है, 8.27 होता है इसका पीएच वैल्यू, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच वैल्यू है 8.27 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण जो है प्रबल क्षार NaOH और निर्बल अम्ल H2CO3 के संयोजन से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्या कि चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया का नाम है अपघटन प्रक्रिया। आंसर बी बनेगा, अपघटन प्रक्रिया। परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है, परमाणु का जो है नाभिक धनात्मक क्या होता है? तो नाभिक धनात्मक होता है प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण। आंसर सी बनेगा, प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण। निम्नलिखित विकल्पों को हमें चुनना है। देखिए यहाँ पे ये इसका ये लिखा गया, तो इसको ये लिखा गया, तो इसका क्या लिखेंगे हम? आइए देख लेते हैं। P16 पे आता है, इससे पहले 15, फिर इसके बाद 17, यानी कि हम यहाँ 12 है बीच में रखेंगे दोस्तों, तो इससे पहले लिखेंगे 11, इसके बाद लिखेंगे 13, यानी आप देखेंगे K के बाद M, K के बाद M यहाँ पे है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिएगा E से पहले लिखेंगे S, E से पहले क्या होता है 4, और इसके बाद लिखते हैं 6, तो यहाँ पे वैल्यू पूरा फुलफिल कर रहा है, यानी आंसर बन जाएगा हमारा राइट आंसर ए। दिए गए आकृति का हमें दर्पण का बताना है कि कौन सा इमेज फॉर्मेशन सही बन रहा है, तो कौन सा इमेज बन रहा है बताइएगा? तो अब देखेंगे क्या इसमें कौन सा इमेज का फॉर्मेट बन रहा है, देखिए और बताइए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर बनेगा।
तो राइट आंसर ऑप्शन बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि दी गई जानकारी में किसी भी बात पर विचार किए बिना दो घटनाएं ए और बी के बीच में संबंध को प्रकृति का चयन हमें करना है। घटना है कि रोनित दंत चिकित्सक के पास गया, घटना बी है रोनित को दांत में दर्द था। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा घटना ए प्रभाव है और घटना बी इसका तत्काल एवं प्रमुख कारण है। आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पे। अगला है कि चार आकृति दिया गया है जिनमें से एक तरह से इक्वल है और एक जो है असंगत है, वो कौन असंगत है इसमें आपको बतानी होगी। तो कौन इसमें सबसे अलग है? तो आंसर बताइएगा। राइट आंसर आपका डी यहाँ पे सभी से अलग मिलेंगे और बाद बाकी तीनों एक दूसरे के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेन आरेख है यहाँ पे दिया गया है और इस वेन आरेख में आपको चुनना है कि बाज, परभक्षी और पक्षी। तो कैसे बनेगा आप खुद देखेंगे कि पक्षी जो है पक्षी भी होता है और परभक्षी भी होता है। कौन? तो बाज होता है। बाज, परभक्षी और पक्षी दोनों होता है। तो आंसर क्या बन रहा है आपका? राइट आंसर ऑप्शन ए बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 से 18 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? सभी संख्याओं के वर्गों 3 से 18 तक तो कितने हो जाएंगे आप खुद देखेंगे। यहाँ से 3 से 18 तक जो सभी संख्याओं को वर्गों का योग निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा आप देखेंगे यहाँ पे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लेते हैं। ऐसे करके हम लोग 18 का होल स्क्वायर तक जाते हैं। फिर इसमें से आप घटा लोगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमें 3 तक जाना है तो बस 1 और 2 को घटा लेंगे तो इसमें से हमारा 3 का स्क्वायर तक निकल जाए। यानी जा कहाँ तक रहे हम लोग? 18 तक। तो आप लिखेंगे 18 इंटू 18 और प्लस हो जाएगा 1 और इंटू में हो जाएगा 2 इंटू 18 और प्लस में हो जाएगा 1 अपॉन हो जाएगा यहाँ पे 6 और माइनस लिखेंगे 1 और प्लस होगा 4, है ना। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और इसे 18 टू जा 36 हो जाएगा 37 और ये आप करेंगे तो 37 और 18 में मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कितने हो जाएंगे टोटल। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 3 इंटू 19 इंटू 37 और माइनस कर देंगे 5 तो कितने हो जाएंगे आपके पास? तो आप बताएंगे 2109 में से घटा देंगे 5 तो आपके पास आ जाएंगे 2104 आ जाएंगे। देखिए 2104 ऑप्शन नंबर कौन? तो राइट आंसर बी है आपका। देखिए कह रहा है दो महिलाएं क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा से एक स्थान से चलना शुरू करती है। पहली महिला एक निश्चित दूरी तय करने में दूसरी महिला से 40 मिनट अधिक समय लेती है। तो दूरी हमें ज्ञात करना है कि क्या होगा। पहली महिला की चाल जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी महिला की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो माना कि तय की गई दूरी जो है डी किलोमीटर है, ठीक है। जब डी किलोमीटर है हम मान लिए हैं तो क्या निकालेंगे डी अपॉन 6, ठीक है, माइनस डी अपॉन 8 होगा इक्वल कितना हो जाएगा अब बता दोगे। 40 मिनट है तो इसे आप कर लो, ठीक है। अब देखेंगे एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे तो 24 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4d हो जाएगा माइनस 3d होगा इक्वल कितना। तो आप बता दोगे, इसे काट दोगे 20 दूना 40 और 20 तीन 60 हो जाएगा। अब इसे कर लो d ओपन हो जाएगा 24 इक्वल हो जाएगा 2 अपॉन 3, 3 से काटेंगे 8 टाइम 8 टू जा 16 यानी d का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा। d जो है जाएगा वो 16 किलोमीटर, हमें तो यही तो निकालनी थी। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? राइट आंसर ऑप्शन ए आ गया 16 किलोमीटर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है ए यदि ए का 15% बी के 18% के बराबर है तो बी का कितने प्रतिशत ए के 20% के बराबर होगा। आइए यहाँ पे देख लेते हैं कितने प्रतिशत के बराबर होगा। चलिए यहाँ पे दे रखा है क्या ए का 15%, ठीक है, ए का 15%, ए का 15% बी का 18% के इक्वल में, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए रेशियो बी, आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 और 15 का रेशियो, किसका होगा ए एंड बी का रेशियो आएगा ना। अब देखिए इसको काटिएगा 3 से, 3 छक्के और 3 बच्चे आएंगे इतने। तो अब कह रहा है कि बी का हमें नहीं पता कितना रेशियो हो जाएगा ए के 20% के इक्वल में, है ना। तो आप यहाँ से लिख लोगे कि क्या होंगे, बी का क्या वैल्यू आया है 5 आया है तो 5 का x% लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यानी x इक्वल सीधे लिखेंगे और ए का 6 है तो 6 गुने 20 और बट्टे 5 हो जाएगा, 5 से काटो 4, है ना, ये कितने हो जाएंगे 24 यानी x कितने प्रतिशत 24%। आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी। देखिए अगला कह रहा है कि महती ने एक कुकर इसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा और उसे अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेचा, तो प्रतिशत लाभ आपको ज्ञात करनी है। प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो मान लेते हैं वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 10, ठीक।
अंकित मूल्य कितना हम मान लिए दोस्तों 10, क्योंकि फ्रैक्शन में दे रखा है 9/10, तो इसे हम लोग अंकित मूल्य मान लेते हैं। ठीक है, मार्क प्राइस कितने होंगे हमारे, तो 10x, और कॉस्ट प्राइस हमारे कितने होंगे 9x। ठीक, अब देखिए कह रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे हम 10x इंटू हो जाएगा 108, ठीक है, इंटू अपॉन 100 होगा। इसे आप काटोगे तो कितना हो जाएगा 10.8x आ जाएगा, हमारा क्या है सेलिंग प्राइस। तो लाख प्रतिशत निकाल लेंगे, क्योंकि कॉस्ट हमारा 9 है और 10% में 10 हमारा सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट निकाल लेंगे तो 10 - 8 में से 9 घटा लो तो कितना आ जाएगा 10 - 8, सीधे परसेंटेज निकाल लेते हैं हम लोग। तो 10 - 8 में से आप 9 घटा दो अपॉन कॉस्ट प्राइस 9 इंटू 100 लिखेंगे। तो इसे घटाओगे तो 1.8 इंटू 9, इसे काटोगे तो 2 टाइम्स में, यानी कितने आ जाएंगे 20% आ गए। तो हमारा आंसर क्या बना, जो लाभ आया वो कितना परसेंट आया, लाभ जो आया वो आया 20%। बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे नीचे निम्नलिखित में हमें मान बताना है, इसका क्या होगा। कह रहा है 50 का इतना प्रतिशत डिवाइडेड बाई 860 का 50%। अब देखिए 860 का 50% कितना होगा, मतलब इसका आधा, सीधे निकाल दीजिए 4 और 3 0, 430 को हमें डिवाइड करना है। ठीक है, इससे तो इसका 50%, सेम वही करना है, यहाँ पे 50 अपॉन 100 लिखिए, यहाँ से 2, यहाँ पे सी फिर लिखेंगे 430, इसे काटिएगा तो 1 आएगा। आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्न में कौन सी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, बताइए कौन है सबसे दूसरी, तो आप बता देंगे K2 है। आंसर बताइएगा, राइट आंसर डी। विश्व की दूसरी सबसे छोटी कौन है, K2 है, जो कितना है 8611 मीटर है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसको गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। काराकोरम श्रेणी के प्रमुख ग्लेशियर जो है कौन कौन है, सियाचिन है, एस्पर है, और बियाओको है, और बाल्टोरो है। आपको पता होना चाहिए लद्दाख श्रेणी में जो है कारापोसी चोटी है, जो दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कही जाती है। आपको पता है दुनिया की प्रथम सबसे ऊंची चोटी कौन है, एवरेस्ट है, जो 8848 मीटर है, और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है 8600, और तीसरी चोटी कौन है, कंचनजंगा ही है, ये भी कहाँ है दोस्तों, भारत में। अगला देखिएगा, कह रहे कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसके विरोध कर रहे थे, किसका विरोध कर रहे थे, तो आप बता देंगे ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल को वो विरोध कर रहे थे। आंसर बनेगा करेक्ट आंसर सी यहाँ पे। ट्रेड डिस्प्यूट बिल तथा पब्लिक सेफ्टी बिल का उद्देश्य जनता विशेष से मजदूरों और मालिकों अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना था, इसलिए उसका विरोध कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, CU++, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना है, इसका क्या हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होगा, तो आप बता देंगे 1:2, 2:2, 2p6 और 3p6 और 3d9 होगा, यानी आंसर कौन सा बन रहा है, तो राइट आंसर आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिएगा, CU जो दोस्तों है ये 1b या फिर 11वें वर्ग के तत्व है, आपको पता होना चाहिए। यह मुद्रा धातु है, इससे मुद्रा बनाई जाती है, मतलब सिक्का। निम्नलिखित में से किसको छोड़कर अन्य धातुओं अपने खनिजों या अयस्कों के रूप में प्राकृतिक में मौजूद है, कौन है बताइए, तो आप बता देंगे सोना। आंसर ए बनेगा सोना। सोना और चांदी दोस्तों आपको पता है धातु प्राथमिक रूप से मुक्त रूप में पाई जाती है, केवल 2 धातुएं हैं, सोना और प्लेटिनम मुख्य रूप से अपनी मूल अवस्था में पाए जाते हैं। कह रहा है कि सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, बताइए सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है दोस्तों, तो आप बता देंगे सीमेंट के जमने की दर को धीमी करने के लिए मिलाया जाता है। आंसर सी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है, कौन सा एक आयनिक गुणधर्म है बताइए, तो आंसर बताएंगे कि इसका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। करेक्ट आंसर क्या बताएंगे कि इसका क्वथनांक और गलनांक जो होता है वो उच्च होता है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है कमरे के ताप पर द्रव होता है, कमरे के ताप पर द्रव कौन होता है, तो आप बता देंगे पारा। करेक्ट आंसर बी बनेगा। इनमें से कौन सा विश्व का एकमात्र संचालित नाभिकीय रिएक्टर है जिसमें U-233 ईंधन का उपयोग किया जाता है, तो आंसर बताइएगा कामिनी। आंसर डी बनेगा कामिनी। अगला प्रश्न बताइएगा,
वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वो कौन सा एंजाइम बताइए। तो उस नाम का नाम है एमाइलेज। आंसर सी बताइएगा, एमाइलेज। लेग्यूमिन्स पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है, कौन सा वर्णक आवश्यक है, तो आप बता देंगे हेमोग्लोबिन आवश्यक है। आंसर बी बताइएगा, हेमोग्लोबिन आवश्यक है। नीचे दी गई आकृति को कितने वर्ग है, कितने वर्ग है इस आकृति में आपको काउंट करके बताने हैं। तो टोटल आप काउंट करिएगा तो आपके पास 34 आ जाएंगे वर्ग। आंसर सी बताइएगा। देखिए अगला कह रहा है यहाँ पे 4 जिसमें से 3 इक्वल है। देखेंगे आइए, बुलेटिन है ना, वर्कबुक, पत्रिका, समाचार पत्र, यह जो है असंगत शब्द को आपको चुनना है। इसमें कौन है असंगत बताइए। तो असंगत आपको दिख रहा होगा और यह है वर्कबुक, सबसे इसमें अलग है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि 3 संगत है, 1 असंगत है। आइए देख लेते हैं कौन संगत है। तो अब देखेंगे H 8 से कितना, तो 8 4 बढ़ा 12, फिर यहाँ पे 7 आ गया यानी 5 घट गया। फिर देखेंगे यहाँ पे कितना बढ़ा 6, फिर यहाँ पे देखिए 18 24 मतलब 6 बढ़ा, फिर यहाँ पे देखिए K से 17 ये भी 6 बढ़ा, यानी कौन सा यही वाला ना 4 बढ़ा है, तो आंसर ए बन जाएगा, सबसे अलग है। नीचे दी गई प्रश्न के 3 कथन है हमारे पास, ठीक है। आपको निर्णय लेना है कि प्रश्न के उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। सूरज की उम्र क्या है, ठीक है। देखिए क्या है, कह रहा है कि रमेश को, रमेश के घर में सूरज और उसकी बहन ही क्या है, बच्चे हैं। रमेश के घर में सूरज और उसकी बहन ही क्या है, बच्चे हैं। सूरज की बहन उससे 5 साल बड़ी है। इसी वर्ष जो है सूरज की बहन 15 साल की हुई है। तो बताइए आंसर क्या बताइएगा। आंसर बताएंगे क्या कि 1 और 2 दोनों यहाँ पे पर्याप्त है। सूरज की बहन उससे 5 साल बड़ी है और इसी वर्ष सूरज की बहन 15 साल की हुई है। कह रहे कि डैश का व्यापार से संबंधित है, वैसे ही भूमि का कृषि से संबंधित है। बताइए आंसर क्या बताएंगे। तो बताइएगा पूंजी का व्यापार से संबंधित है, वैसे ही भूमि का कृषि से। तो आंसर बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र ओ वाले, यहाँ पे निम्नलिखित वृत्त में केंद्र पर बने न्यून कोण का माप 88 डिग्री है। वृत्त के अंदर खींचे गए चतुर्भुज में एंगल ओ के सम्मुख कोण का माप ज्ञात कीजिए, आकृति पैमाने के अनुरूप निर्मित नहीं है। तो आइए हम लोग निकाल के देख लेते हैं। तो क्या हम ये ऐसे एक डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसे हमने ड्रॉ करा, ठीक है, अपने से। अब देखेंगे क्या कि ओ के सम्मुख कोण हमने बनाया यहाँ पे एक, सपोज करिए इसका नाम ए है, इसका बी है और इसका हमने सी और इसका नाम पी रख दिया। चलो अब देखेंगे ये ओ के सम्मुख कोण जो है एंगल ए बी सी, कौन सा ए बी सी, ओ के जस्ट सामने कौन सा है, ये बी वाला है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि यदि आप यहाँ पे ओ को एक्स लेते हैं तो ये क्या होगा, ये जो होगा एंगल एक्स इक्वल हो जाएगा आपके पास टू एंगल ए बी सी होगा, होगा ना। तो यहाँ पे एंगल इसका वैल्यू कितना है 360, इक्वल में हो जाएगा कितना 360 माइनस 88 इक्वल में हो जाएगा आपके पास 272। ये कितना आ जाएगा 272 आ जाएगा। 272 का जो है यहाँ पे हम आधा निकाल लेंगे, यानी कितना हो जाएगा 136 आ जाएगा, 136 डिग्री आ रहा है। तो ओ के सम्मुख जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, 136 डिग्री का बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ये बताएंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 2/5, 1/3 और 3/5 है। इसका परिमाप 110 है। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई हमें बतानी है कि कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। देखिएगा यहाँ पे हम मान लेते हैं भुजाओं की माप कितनी है। इसका सीधे से आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। यहाँ पे एलसीएम 15 होगा, तो 15 यानी 3 टाइम में 6 हो जाएगा, 3 टाइम में। यहाँ पे ये 5 टाइम में यानी 5 होगा और ये 3 टाइम में, तो ये भी 9 हो जाएगा। तो आप खुद ये बार रखेंगे 6, 5 और 9 का रेशियो, ठीक है। ये हमारा त्रिभुजों की भुजाएं हैं। तो कितने हो जाएंगे आप 6, 5, 11 और 9 20 हो जाएंगे। ये 20x बराबर आप सीधे लिखेंगे क्या 110, ठीक है। सभी का जो 110, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे आप, x की वैल्यू आपके निकल जाएंगे 11/2 आ जाएगी। 11/2 यानी 5.5 कह सकते हैं। 5.5 हमारा x का वैल्यू आ गया। जब 5.5 आ गया तो सबसे छोटा कौन था, 5 वाला था। तो 5 और गुने 5.5 कर दीजिए, इसको हटाइए तो कितना हो जाएगा 25, 25 से 2 27,
10 से यानी 27.5। आंसर क्या बताइएगा? राइट आंसर सी। कह रहा मनीष अकेले एक काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है और प्रताप अकेले उसी काम को मनीष के आधे समय में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर काम को करते हैं तो 1/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये आपको बतानी है। कितने दिनों में कर सकते हैं दोस्तों? तो आइए हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। मनीष जो है वो कितने 48 दिनों में, ठीक है। प्रताप जो है 24 दिनों में, ठीक है। दोनों ने काम किया 48 दिनों में, ये पूरा कर सकते हैं। एलसीएम हो जाएगा 48, ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ठीक है। दोनों मिलाकर जो है 1/4 भाग को पूरे करने में कितना समय लेंगे? तो कितना है? 48 टोटल काम है। टोटल है कितना? 3 है, ठीक है। 3 से आप काट सकते हैं इसको, 1 और 6, और इसे 4 से काट सकते हैं, यानी कितने दिन में हो जाएगा? तो आप बता देंगे 4 दिनों में इस काम को पूरे कर सकते हैं। यानी आंसर क्या बन जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी बता दीजिए। 4 दिनों में। एक व्यक्ति जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह व्यक्ति अपनी चाल को बढ़ाकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे और उसे समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये हमें बतानी है। तो ये दूरी बटे क्या हो जाएगा? समय इंटू चाल होता। तो 4 और गुने 6 कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा? 24 किलोमीटर हो जाएगा। तो दूरी बटे चाल निकालने में टाइम आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा? दूरी कितना है? 24 और बट्टे 8, 8 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 3 घंटा आ जाएगा। यानी आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर आप बता दोगे, ऑप्शन नंबर ए, 3 घंटा होगा। कह रहा है कि 17 संख्याओं का औसत 47 है। 17 गुने 47 कर देंगे। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुना कर दिया जाता है तब क्या हो जाएगा? तो ये 47 को हमने 6 से गुना किया जाता है, तो 47 को 6 से कर दीजिए, यानी कितना आ जाएगा? 282। आंसर ये बन जाएगा। वर्ल्ड इक्वेटिक्स के द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया गया है? कौन से देश में किया गया है? तो आप बताएंगे भूटान में। आंसर ए बनेगा, भूटान में किया गया है। यह भूटान में जो है समुद्र तल से 8200 फीट मतलब लगभग 2400 मीटर की ऊंचाई पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 5 सितंबर 2024 को कहाँ जो है सशस्त्र बलों के पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन का अध्यक्षता किए हैं? कहाँ पर किए हैं? तो आंसर क्या बताइएगा? आंसर बनेगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश में किए हैं। राइट आंसर ये बनेगा। अमीबा में भोजन का पाचन होता है, किस में होता है अमीबा में भोजन का पाचन? तो आप बताएंगे खाद्य रिक्तिका में होता है। आंसर ये बनेगा खाद्य रिक्तिका में। भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग पेरिस्टेलिक संचलन कहते हैं। पेरिस्टेलिक संचलन कहते हैं। आंसर सी बनेगा। रैनवियर के नोड पाए जाते हैं। रैनवियर के नोड पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं रैनवियर के नोड? तो आंसर बताइएगा तंत्रिका कोशिका में पाए जाते हैं। आंसर ये बनेगा तंत्रिका कोशिका में। पक्षियों व सरीसृपी के बीच की जो है अपर्याप्त कड़ी कौन सी है? अपर्याप्त कड़ी कौन सी है? तो बता देंगे आर्कियोप्टिक्स। कौन सी है? आर्कियोप्टिक्स है। आंसर ये बनेगा आर्कियोप्टिक्स। देखिए अगला, जोरों में जो है, जोरों में कंपकपी द्वारा, जो जारे में जो है कंपकपी द्वारा क्या होता है? इस कंपकपी द्वारा होता है क्या? पूर्ण शरीर में पेशी संकुचन से जो है ताप बढ़ाया जाता है। ये कंपकपी के द्वारा शरीर में ताप को बढ़ाया जाता है। आंसर सी बनेगा। जेनेटिक कोड मिलते हैं। जेनेटिक कोड जो है मिलते हैं, किससे मिलते हैं? तो आप बता देंगे mRNA से मिलते हैं। आंसर ये बनेगा mRNA से मिलते हैं। देखिए कोशिका, कोशिकीय श्वसन से क्या मतलब है? कोशिकीय श्वसन से क्या मतलब है? तो आप बता देंगे कि ऊर्जा उत्सर्जन के लिए जो है खाद्य पदार्थों का विघटन। आंसर सी बनेगा। अन्नासन मतलब पाइनएप्पल फल है। पाइनएप्पल क्या फल है? पाइनएप्पल जो है दोस्तों यह सोरोसिस फल है। कौन सी फल है? सोरोसिस। आंसर सी बनेगा सोरोसिस। हमें बताना है संग्रहालय को देखा जाता है तो पुस्तकालय में क्या किया जाता है? संग्रहालय को देखा जाता है तो पुस्तकालय को पढ़ने के लिए यूज किया जाता है। आंसर सी बनेगा। देखिए यहाँ पे इसका मतलब है क्या कि एल एम का पुत्र है। इसका मतलब क्या है कि एल एम का पति है। हमें सीधे इस इक्वेशन से मतलब है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? आइए पहले क्या है कि यहाँ पे गुणा, गुणा वाला कहाँ पे? तो यहाँ पे, यानी कहने का मतलब ए जो है बी का भाई है। ए जो है बी का क्या है? तो भाई है। यहाँ पे भाई बना लेते हैं हम लोग। अब देखेंगे डिवाइड का मतलब क्या है? तो डिवाइड कहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे है, ठीक है। अब कह रहा है क्या यहाँ पे कि बी जो है, यहाँ पे बी क्या है? बी सी की माता है। बी जो है क्या है? सी की माँ है। सी की माँ है, ठीक है, सी की माँ है।
अब देखेंगे यहाँ पे पूछा क्या गया हमें कि सी का पिता है ए, सी का पिता नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी माँ है क्योंकि ये भाई है मतलब मामा है उसके। सी का मामा या मौसा, बिल्कुल ये सही है, मामा है। आंसर डी बन जाएगा यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर। अगला देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको बताना है, काउंट करने होंगे दोस्तों त्रिभुजों की संख्या। तो आप काउंट करोगे टोटल आ जाएंगे 10। आंसर बी बन जाएंगे आपके। देखिए कह रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में वीणा सिरे से छठे और दूसरे सिरे से आठवें। अब देखिए एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट करा गया तो कुल संख्या बताना है। पहले कितने हैं, छठे है, और दूसरे बार कितने हैं, आठवें हैं। तो दोनों को ऐड कर दो पहले, 8 6 14, और एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट करा है तो एक घटा दो, यानी 13 टोटल स्टूडेंट है। आंसर सी बनेगा। अब देखिए कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा, तो इसको क्या लिखेंगे। अब देखिए ये कैसे लिखा गया दोस्तों, इसे हम देखेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 6 है। 6 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर है, 6 को 6 से मल्टीपल करा 36। यहाँ पे कितने हैं लेटर, तो आप बता देंगे कि 4, 4 को 6 से करेंगे 24। यहाँ पे कितने लेटर है, 3, और 3 6 1 7, 7 को 6 से करेंगे तो 7 छक्के 42, यानी आंसर एक करेक्ट होगा, आंसर हो गया दोस्तों। चलिए यहाँ पे रैंकिंग दे रखा है 0.427 का जो है रैंकिंग दिया है, तो भिन्न में परिवर्तन हमें बताना है कि क्या हो जाएगा। भिन्न में परिवर्तन कितना हो जाएगा, आइए यहाँ पे दिखाते हैं हम लोग। यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों 4 कितना हो जाएगा, 427 में से घटा दीजिए 4, यानी कितना आ जाएगा 9 9 और एक 0 क्योंकि एक पे नहीं है, ठीक है। इसे घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 423 आ जाएगा, अपॉन में 990 आ जाएगा, यानी आंसर देखिए 423 बट्टे 990, आंसर सी करेक्ट होगा। दो संख्याएं 49 और 64 के अनुपात में, दोनों संख्याएं में 10 की वृद्धि की जाती है तो उनका अनुपात कितना 54 और 69 हो जाता है। तो दोनों संख्याएं के बीच का अंतर हमें बतानी है कि क्या हो जाएगी। आइए इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है 49 और 64, ठीक है। 49x और प्लस 10 करते हैं, दोनों संख्या में 10 वृद्धि हो जाती है। 64x और प्लस 10 करते हैं तो हो कितनी जाती है, 54/69 के रेशियो में हो जाती है। 69 के रेशियो में हो जाती है, बस इसे क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे आप, इसको इससे मल्टीपल, इसको इससे मल्टीपल। चलिए इसको करते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 33 81 x हो जाएगा, ठीक है। प्लस में 690 हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा कितना 3456 हो जाएगा x, ठीक है। और प्लस में हो जाएगा 540, ठीक है। तो यानी कितना हो जाएगा 75x इक्वल हो जाएगा 150 हो जाएगा, यानी इसे काट सकते हैं 2 टाइम्स में। x की वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, तो हमें अंतर इन दोनों के बीच में निकालना है, तो 64 और इसके बीच में, तो निकाल दीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 15x, दोनों के बीच का डिफरेंस 15 आएगा, 15x यानी 15 और गुने 2 यानी कितना हो जाएगा 30, करेक्ट आंसर बी बन जाएगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश स्थान जे से चलना शुरू करता है, 28 घंटे में स्थान के तक पहुंचता है। कुल दूरी 2/5 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। जे और के बीच की दूरी हमें बतानी है कि कितनी होगी। देखिए जे और के बीच की दूरी हम मान लेते हैं, कुल दूरी कितनी है कि 5x है, ठीक है ना। 5x इसलिए माने ताकि इस फ्रैक्शन को काट सके, इस कारण। तो जब हमारी कुल दूरी जो है 5x है, तब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 2x अपॉन होगा हमारे पास 10 और प्लस होगा 3x अपॉन होगा 20। ये शेष दूरी को कवर करता है कितने समय में, 28 टोटल लेता है। इसे करेंगे कैलकुलेशन तो कितने हो जाएंगे, 4x और प्लस 3x होगा, इक्वल में हो जाएगा 560, यानी 7x इक्वल हो जाएगा 7 8 56, 8 से काटो, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बता देंगे 80। x की वैल्यू 80 आ गई, तो हमने j और k के बीच की दूरी 5x माना था, तो 5 गुने 80 कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे 40, यानी 400 किलोमीटर। आंसर देखिएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन कौन सी बन जाएगी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 400 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि यदि गोले की त्रिज्या 80% कम कर दी जाए तो गोले का आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ए बी फॉर्मूला पे हम लोग बना लेंगे, 100 माइनस 100 इंटू होगा 20 अपॉन 100 इंटू 20 अपॉन 100 इंटू 20 अपॉन 100। बस इसे काट दीजिए जो कटने वाला होंगे, 3 जीरो है तो 2 1, यहाँ पे 2 और 1 ही से 3 जीरो के 3 जीरो से काट दिए। अब आपके पास ऊपर में 8 बच गए, 100 में से 100 घट गया, ये कैंसिल। अब आपके पास आ गए यहाँ पे 8
अपॉन में कितने आ जाएंगे 1000। इसे आप करोगे कैलकुलेट तो कितने हो जाएंगे 100 माइनस 100 यहाँ पे थे, माइनस में आपके पास क्या आ जाएंगे माइनस में 0.8, इसे घटाइए तो 99.2, यानी कितने आंसर आएंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएंगे आपके। ऑप्शन नंबर कौन से आ जाएंगे बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और ये भी फॉर्मूला कहने का मतलब कि 100 और माइनस 100 और गुणे था यहाँ पे दोस्तों 20 अपॉन 100 20 अपॉन 100, तभी इससे ये कैंसिल होता, 3 जीरो से इसमें कैंसिल होता, ठीक है, तब ये 100 में से इतना घटेगा तो इतना आया था। अब देखिए कह रहा है कि 40 इक्वल 3b इक्वल कितना दे रखा है 12s, तो tbs का वैल्यू बताना है कितना होगा, तो आप खुद रख लो यहाँ पे 4t इक्वल हो जाएगा 3b, ठीक है 3b रखते हैं हम लोग 3b। अब देखेंगे ये जो हमारे पास जो भी फ्रैक्शन दे रखे हैं, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि t और v 1/4 इज टू 1/3 इज टू 1/12, सभी का एलसीएम ले लेंगे आप, या फिर सभी में 12 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 12 से करोगे तो 1 टाइम्स, इसमें करेंगे 12 से तो 12 4 जा, इसे 12 से करेंगे तो 12 3 जा, यानी 3 4 और 1, 3 4 1 का रेशियो कौन है, तो आंसर नंबर आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, उनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है दोस्तों, तो आप बताएंगे डीना बोलुआर्ट, क्या नाम है डीना बोलुआर्ट नाम है इनका, करेक्ट आंसर ये बनेगा। पेरू की राजधानी क्या है लीमा और मुद्रा क्या है न्यूवो सोल है। हाल ही में स्तन कैंसर की पहचान और निवारण हेतु सवेरा नामक कार्यक्रम जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। सवेरा नामक कार्यक्रम को शुरू किया गया है, और स्वयं योजना हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और संबल योजना बताना है दोस्तों आपको, और माई स्कूल माई प्राइड अभियान जो है यह किस जो है राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो आप बता देंगे हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरण का जो है सही क्रम को दर्शाता है, तो आंसर क्या बताएंगे, सबसे पहले दोस्तों आता है अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर पूर्णक बनता है, यानी आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है टोंगिया प्रणाली का उचित वर्णन करता है, ये देख लेते हैं टोंगिया प्रणाली का उचित वर्णन कौन कर रहा है, तो देखिए पहला कह रहा है इसमें, यह लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच जो है कृषि फसलों को उगाने की एक प्रणाली है, बात तो बिल्कुल सही, यानी जो पेड़ लगे हैं उसके बीच में आप जो है खेती करने की प्रणाली को क्या कहा जाता है, टोंगियो प्रणाली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है मैग्रोव वनों के बारे में सही नहीं है, कौन मैग्रोव वन के बारे में सही नहीं है, तो आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, मैग्रोव वृक्ष ऑक्सीजन समृद्ध मृदा वाले क्षेत्र में उगते हैं, आंसर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ये सही नहीं है यहाँ पे। इसमें सही जो वर्ड है वो देखेंगे, ये हिमांक तापों का संवहन नहीं कर सकते हैं, मैग्रोव वन तट रेखा को बनाए रखते हैं और अपरदन को कम करता है। मैग्रोव वन जो है वो लवण सहिष्णुता जड़ी होते हैं उसमें। अब देखिए मकान के छत के किनारे से एक पत्थर का टुकड़ा गिराया जाता है, 2 मीटर ऊंची खिड़की को पार करने में पत्थर के टुकड़े 0.1 समय का एक 0.1 सेकेंड समय लगता है, तो खिड़की के ऊपर सिरे से छत की ऊंचाई क्या होगी आपको बतानी है, तो सिरे से इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे हम हाइट इक्वल लिखेंगे, हाइट इक्वल आपका लिखेंगे क्या यूटी प्लस होगा हाफ ऑफ जीटी स्क्वायर, बस इस पे आपको बनाने हैं। तो देखिए आपके पास हाइट दे रखे 2 मीटर, यहाँ पे 2 रखिएगा, इक्वल में होगा यूटी, यू कितना है तो यू हमें नहीं पता है, टी कितना है तो आपके पास 0.1 सेकेंड का है, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ जी का वैल्यू 9.8 होगा, और टी तो 0.1 दिया है, 0.1 का होल स्क्वायर कर लें, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी आपकी, u का वैल्यू आपके पास कितने आ जाएंगे 19.51 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब खिड़की के ऊपर से सिरे की छत से ऊंचाई जो होगी वो कितनी हो जाएगी हमारा, तो आप बता देंगे कि वी स्क्वायर इक्वल होगा यू स्क्वायर प्लस 2GH होगा ना। चलिए यहाँ पे हम निकाल लेंगे h की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि v हमारे पास क्या है तो u1 है और u क्या है हमारे पास 0 है, तब यहाँ से आप निकाल लोगे क्या h की वैल्यू आप निकालोगे तो वो आपके पास आ जाएगी h की वैल्यू 19.42 आप निकाल लोगे, ठीक है, और बाद बाकी सभी का वैल्यू दे रखा है, g का वैल्यू 9.8 आपको पता ही है, और u1 का भी जस्ट हमने निकाला है यहाँ पे क्या है 19.51,
यहाँ पे रखिएगा, ठीक है। तो आपके पास कितने हैं 19.42, यानी हमारा आंसर क्या बनेगा 19.42। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई पतंग स्रोत जो है 0.4 सेकेंड में 40 श्रृंग मतलब क्रेस्ट तथा 40 गर्त उत्पन्न करता है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी ये आपको बतानी है। तरंग की आवृत्ति क्या हो जाएगी, तरंग द्वारा उत्पन्न श्रृंग या गर्तों की संख्या कितनी है, तो आप बता देंगे 40 है। कुल तरंगों की संख्या कितने है, तो 40 है। टोटल तरंगों की संख्या 40 है। इसमें लगा समय कितना है, तो टाइम जो लगा है वो 0.4 सेकेंड लगा है, ठीक है। तो आवृत्ति n इक्वल क्या लिखेंगे, तरंगों की कुल संख्या 40 है, लिया गया टोटल समय 0.4, इस डेसिमल को हटाइएगा तो 10 आ जाएगा, 4 से काटिए 10 टाइम में यानी कितना आ जाएगा 100। 100 हमारा क्या आ जाएगा हर्ट्ज आएगा, यानी आंसर क्या बन जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर प्रतिरोध के एक तार को 10 बराबर भागों में काटकर इन भागों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो संयोग का जो है प्रतिरोध हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताना है। 10 भागों पे काटने पर एकल नया प्रतिरोध वो जो होगा वो क्या होगा, तो आप बताएंगे R/10 होगा। अब सभी जो 10 प्रतिरोधों का समानांतर क्रम में जोड़ने पे समतुल्य प्रतिरोध जो होगा वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। चलिए यहाँ पे R पैरेलल आप लिख लेंगे, ये जो होगा हमारा पैरेलल ये कितना 1/R आप लिखेंगे 10 प्लस होगा 1/R+R/10 है ना, ऐसे करके आप लिखेंगे 1/R/10, यहाँ 10 तक कर लेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकालोगे 1/R, तो ये हो जाएगा 10/R प्लस 10/R, ये सभी हो जाएंगे लगभग सभी हो जाएंगे, ठीक है 10/R। तो इसका एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम R हो जाएगा, R एलसीएम हो जाएगा तो सभी को ऐड कर लेंगे 10 10 10, ठीक है। ऐसे करके 10 सभी को ऐड कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके पास हो जाएंगे R पैरेलल इक्वल हो जाएगा R/100 होगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.01 R लिख सकते हैं। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बताइएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी एक उत्तल लेंस 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु की स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर लेंस से कितना दूरी पे बनेगा ये हमें बतानी है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले उत्तल लेंस को। यहाँ पे उत्तल लेंस हमने फॉर्म करा, ठीक है, ये उत्तल लेंस हमने फॉर्म करा। अब देखिए कह रहा है उत्तल लेंस फॉर्म करने के बाद 15 सेंटीमीटर दूर पे है, ठीक है, ये इसका ओरिजिन हमने बनाया, यहाँ से हमारा ये लाइन। अब देखिए यहाँ से ये 15 सेंटीमीटर पे रखा गया, ठीक। अब 15 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है तो ये यहाँ पे जाएगी, यहाँ से फिर ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे चली जाएगी फोकस पे, ठीक है। फोकस पे ये फॉर्मेट करेगी सी पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग भी कहते हैं, जो इमेज बना है हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो यू है। तो अब देखिए ये जो यहाँ से ऐसे ये मेरा फॉर्मेट यहाँ पे जो बन रहा है फॉर्मेशन, यहाँ से जो हमारा कहाँ से जा रहा है तो सेंटर से जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। कहाँ से जाना चाहिए हमको पता होना चाहिए, ये जो होना चाहिए ये पास आउट होना चाहिए सेंटर से, ठीक है। यहाँ पे टच कर रही है तो ये जहाँ पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन बना है इससे हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास यू दे रखा है, यू हमेशा चाहे कोई हो लेंस हो मिरर हो उसमें यू माइनस में रहेगा, माइनस में आपका 60 दे रखा है, माइनस में 60। एफ कितना दे रखा है, तो एफ आपके पास 15 दे रखा है, फोकस 15 भी आपके पास वो पॉजिटिव में आएगा, भी दूसरी तरफ है इस कारण पॉजिटिव में आएगा, लेंस के दूसरी ओर प्रतिबिंब। अच्छा चलिए लेंस का फॉर्मूला का यूज करते हैं आप, लेंस का फॉर्मूला क्या होगा 1/v प्लस 1 माइनस में होगा, लेंस की माइनस में माइनस 1/u इक्वल हो जाएगा 1/f होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे कि 1/v आपको फाइंड करनी है तो 1/f और प्लस हो जाएगा 1/u। यहाँ पे लिखेंगे इसका वैल्यू 15 है और इसका वैल्यू जो है कितना है, तो आप लिखेंगे इसका वैल्यू 60 है। चलिए इसमें घटा लेते हैं हम, तो आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा 60 एलसीएम हो जाएगा, ये 4 और में से ये कितना है 4 में से घटाएंगे तो 3 3 से काट दोगे 20, यानी 20 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी इमेज का फॉर्मेशन, मतलब 20 सेंटीमीटर दूर पे बनेगा। आंसर कौन सी बनेगी 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, राइट आंसर बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल यौगिक है, बताइए कौन सा इसमें जटिल यौगिक है। तो आप देख रहे होंगे इसमें जटिल यौगिक जो है CuSO4 इंटू 4NH3 इंटू H2O है, यानी करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, एक जटिल यौगिक है
और यह जो है जलीय विलयन में अपने सभी संयोजित होने वाले आयनों के गुण को प्रदर्शित नहीं करता है, अतः यह एक जटिल यौगिक है। अगला देखिए, कह रहा है ये शब्द जो लिखा गया बैंकिंग के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो कितने अक्षरों के स्थान को अपवर्तित रहेगा ये हमें बतानी है। तो ये देख लेते हैं कितने अपवर्तित रहेगा, मतलब बदलेगा नहीं। चलिए सबसे पहले क्या आएगा, बी आएगा, पहले ए आएगा ना, तो बी थोड़ी, सबसे पहले आपके पास ए आएगा, फिर बी आएगा, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद जी आएगा दोस्तों, जी के बाद आई, फिर के, फिर एन आएगा लास्ट में। अब देखिए कितना अपवर्तित रहा, तो ये तो पूरे परिवर्तित रहा, ये भी पूरे परिवर्तित रहा, आई से आई, एक आई आया, ये देखेंगे ये भी परिवर्तित, एगो सी आया, ये भी परिवर्तित रहा, ये भी परिवर्तित, यानी दो आया, एक सी और एक आई। तो आंसर क्या बनाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए, दो अपवर्तित रहा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम को व्यवस्थित हमें करना है। तो आइए हम लोग अर्थपूर्ण को व्यवस्थित करते हैं। देखिए सही क्रम, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला हो जाएगा बच्चा, ठीक है, बच्चा के बाद क्या आएगा, बच्चा की भूख लगती है, तो 4 के बाद एक सभी में दे रखे, लगभग 3 ऑप्शन में है। बच्चा को भूख लगी, बच्चा को भूख लगने के बाद क्या होगा, तो वो रोएगा, बच्चा को भूख लगने के बाद क्या होगा, तो वह रोएगा, रोने के बाद क्या करेगा, माँ के पास जाएगा, माँ के स्तनपान करेगा, तब उसको नींद आ जाएगी, यानी करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगी आपकी। देखिए ये शब्द जो लिखा गया है, इसके आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद है जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कौन कौन सा है। तो अब देखिए पी और आर, 16 2 18, मतलब एक गैप होनी चाहिए, बिल्कुल है इसके बाद में। सी और ई, मतलब बीच में डी होना चाहिए, ये भी है। तो मात्र कितने निकले हमारे पास, दो ही तो निकले और कोई है नहीं, आंसर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 3 हमारे पास कथन और निष्कर्ष दे रखे हैं। अगला कह रहा है कि कुछ कूलर जो है क्या है, मिक्सर है। कुछ कूलर यहाँ पे लिख लेते हैं हम, कुछ कूलर जो है क्या है, मिक्सर है। कुछ कूलर मिक्सर है, कुछ मिक्सर जो है कैंची है, कुछ मिक्सर जो है कैंची है, ठीक है। कुछ कैंची चाकू है, कुछ कैंची जो है चाकू है। अब देखिए कह रहा है कि कुछ चाकू मिक्सर है, कुछ चाकू जो है, कुछ चाकू जो है मिक्सर है क्या, बात बोलेंगे बिल्कुल नहीं। अब देखिए कुछ कैंची कूलर है क्या, कुछ कैंची जो है क्या कूलर है क्या, बिल्कुल नहीं। कुछ चाकू कूलर है क्या, कुछ चाकू जो है कूलर है क्या, बिल्कुल नहीं। कोई भी चाकू मिक्सर नहीं है, कोई भी चाकू जो है मिक्सर नहीं है, ये भी नहीं कह सकते। यानी क्या हुआ, ना तो एक, ना दो, ना तीन, ना चार, कोई भी ऑप्शन नहीं आया। यानी आंसर कौन सा बनेगा हमारा, इसमें कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका। अगला और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का एक समुच्चय दे रखा है, ठीक है, एक गणितीय रूप में दे रखा है। जैसे 31 47 से और 35 इससे ये रिलेटेड है, वैसे इसमें हमें ढूंढना है कि कौन किससे रिलेटेड है। देखिए 31 47 ये कैसे आया दोस्तों, तो आप 31, ठीक है, और प्लस 16 को ऐड करो, कितना आ जाएगा, 47 आएगा, आएगा ठीक। 47 में से आप 12 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 35। आपने देखा हमने 16 ऐड करा है और 12 को घटाया है, तब हमारा सभी कंडीशन आए हैं। चलिए 51 में भी इसमें देखते हैं, तो 51 में हम क्या करते हैं दोस्तों, तो प्लस 16 करते हैं, तो कितने आ जाएंगे आपके पास, 67 आएंगे। 67 में हम 12 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। सेम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन उठाया जाए, तो पहला ऑप्शन ही देखा जाए। चलिए 13 में आप 16 को ऐड करिए, कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। 29 में 12 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो आंसर हमारा यही बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।